वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2021-22 के लिए जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो इसमें ये परमानेंट जॉब है। इसके सिलेबस, सैलरी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे और इसकी फुल डिटेल्स हम ये भी जानकारी लेंगे। तो कुछ गलतियां हैं उसको गलती ना करेंगे जो भी नए अभ्यर्थी हैं। तो देखते हैं क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी करें। शिक्षक संबंधी न्यूज़ और वैकेंसी संबंधी सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ इसके हाइलाइट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। तो एसएससी का सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है ये आपको जो है 23/12/2000 को डेटेड किया गया है और साथ ही इसके वेबसाइट भी दिए गए हैं। ssc.nic.in पर आप विजिट कर सकते हैं। इसकी फुल डिटेल्स आप जानकारी ले सकते हैं। तो नोटिफिकेशन हम फुल डिटेल्स जानेंगे कि क्या क्या इसके पैटर्न है, सिलेबस हैं। तो नोटिफिकेशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इसको कहा जाता है, यानी CGL कहा जाता है। तो इसका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये इस प्रकार से है 23/12/2021। इसकी लास्ट डेट जो है ये 23/1/2022 रखी गई है। लास्ट डेट है एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन का रिसिप्ट एप्लीकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं ये 23/1/2022 23:30 में। और लास्ट डेट टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है ये आप 25 तक आप इसको पेमेंट भी कर सकते हैं। ये भी 23:30 तक दिया गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से अगर चालान भरना चाहते हैं तो ये आपको 26/1/2022 से तक आप भर सकते हैं। ये भी इसका टाइमिंग वही रहेगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। तो आप चालान के थ्रू भी भर सकते हैं। तो ये इसका जो टाइम जो है बैंकिंग के थ्रू तो ये आपको 27/1/2022 तक रखा गया है। साथ ही इसमें डेट ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। तो आपको अगर किसी तरह का गलतियाँ हो गई हो और आप चाहते हैं कि इसमें करेक्शन किया जाए तो इसके लिए भी टाइम निर्धारित किया गया है जो 28/1/2022 से 1/2/2022 तक रखा गया है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 अप्रैल 2022 तक ये एग्जामिनेशन टायर 1 की रखी गई है, क्योंकि इसमें टायर 1, टायर 2 और टायर 3 होती है। जो एग्जामिनेशन को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। तो ये फर्स्ट जो टायर 1 है वो अप्रैल 2022 में रखी गई है। डेट ऑफ टायर सेकेंड एग्जामिनेशन CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर इसको कहते हैं ये टायर 2 के लिए। और पेपर थर्ड भी रहता है इसमें। इसका नोटिफिकेशन बाद में यानी लेटर किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं। ये पोस्ट इस प्रकार से हैं, सीरियल नंबर करके दिया गया है। नेम ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिशियल कैडर के रूप में दिया गया है और क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट दिया गया है। उसके बाद एज लिमिटेशन भी दिए गए हैं। तो पहला जो है आपका असिस्टेंट ऑडिट है, इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कैग हो गया, यानी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल के रूप में होता है। महालेखा परीक्षक जिसको कहा जाता है। इसमें ग्रुप B गैजेटेड ऑफिसर के रूप में है। इसका जो है ये लिमिटेशन, एज लिमिटेशन 18 से 30 ईयर्स रखा गया है। उसी प्रकार से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर कैग के ही दो इसमें पोस्ट है। इसमें 18 से 30 ईयर रखा गया है। ये गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप B में आते हैं। उस प्रकार से असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर हो गया, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इसमें 20 से 30 ईयर रखा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रुप B सेक्शन हो गया, 18 से 30 ईयर। पांचवा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, ग्रुप B के लिए 20 से 30 ईयर्स है इसके। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ग्रुप B है इसका और ये 20 से 30 ईयर्स के लिए है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है AFSHQ, इसके ये भी ग्रुप B लेवल का ऑफिसर रैंक का है, 20 से 30 ईयर्स के रखे हुए हैं। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप B पोस्ट के लिए है, 18 से 30 ईयर्स के रखे गए हैं। आगे इस प्रकार से है
9वां पोस्ट है असिस्टेंट, इसमें अदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये भी ग्रुप लेवल बी लेवल का है और 20 से 30 ईयर्स इसके रखे हुए हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ग्रुप बी लेवल का ही है, 18 से 30 ईयर में। इंस्पेक्टर इन ऑफ इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए है, CBDT, और ग्रुप सी ये हो गया ऑफिसर लेवल का है और 18 से 30 ईयर इसकी एज लिमिटेशन है। 12वां हो गया इंस्पेक्टर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज में इसके लिए निकला हुआ है और ये ग्रुप लेवल की है एग्ज़ाम, 18 से 30 ईयर्स इसमें भी रखे हुए हैं। इंस्पेक्टर हो गया प्रिवेंटिव ऑफिसर CBIC ग्रुप बी, 18 से 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर CBIC ग्रुप बी, 18 से 30 ईयर। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ये प्रवर्तन निर्देशालय होते हैं, उसी जो प्रवर्तन निर्देशालय रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स होते हैं राजस्व कर्मचारी के रूप में, उसी के डिपार्टमेंट में है, तो ये ग्रुप बी लेवल के हैं। ये भी 18 से 30 लिमिटेशन है इसके एज के। सब इंस्पेक्टर होंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये खुफिया विभाग होता है, ग्रुप बी लेवल के लिए है, 20 से 30 ईयर्स। उसके बाद हो गया आपका इंस्पेक्टर पोस्ट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ग्रुप बी, 18 से 30 ईयर्स के लिए है। आपका इंस्पेक्टर हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक्स ये ड्रग से संबंधित होते हैं, जो मेडिसिन वगैरह होते हैं उससे संबंधित होते हैं, तो उसमें ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स हो गया, इंस्पेक्टर लेवल के लिए है। ये भी ग्रुप लेवल बी लेवल का पोस्ट है और 18 से 30 ईयर इसके एज लिमिटेशन है। आगे देखते हैं हम, आगे इस प्रकार से हैं कि 19वां पोस्ट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, तटरक्षक जिसको बोला जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड, ग्रुप बी लेवल का है, ये भी 18 से 30 ईयर्स के एज लिमिटेशन है। उसके बाद हो गया असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ग्रुप बी लेवल का, ये भी 18 से 30 ईयर इसके एज लिमिटेशन है। असिस्टेंट हो गया नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT, ग्रुप बी लेवल के हैं, 18 से 30 ईयर्स हो गए। रिसर्च असिस्टेंट हो गए, इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए है, तो मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन होता है उसके लिए है, ग्रुप बी, और 18 से 30 ईयर्स इसके एज लिमिटेशन है। डिविजनल अकाउंटेंट्स हो गए ऑफिसर अंडर कैग, ये भी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं, जिसके महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं, जो लेखा जोखा जो वित्तीय संबंधी पूरे जो लेन देन होते हैं भारत सरकार के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो भी खर्च करते हैं, जो भी संस्थाएं खर्च करती है, तो उसके वित्तीय लेन देन होते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, उसका ऑडिट वगैरह होता है। तो ग्रुप बी ये लेवल का है, 18 से 30 ईयर्स इसके लिमिटेशन है। सब इंस्पेक्टर हो गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जो जिसको बोलते हैं हम लोग, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे कहीं पर आतंकवादी वारदातें होते हैं, घटनाएं होती हैं, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहाँ पे जा कर के जो आतंकवादी वारदातें होते हैं, घटना होती हैं, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट है और ये भी ग्रुप बी लेवल का है, तो बहुत ऊंचे लेवल का पोस्ट है, ग्रुप बी लेवल का ऑफिसर रैंक का पोस्ट है और ये इसकी भी एज लिमिटेशन 18 से 30 ईयर्स रखे गए हैं। आपका फिर जूनियर, आगे आपको 25वां पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, JSO जिसको कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जो सांख्यिकी विभाग होता है, जहाँ पर जो अकाउंटेंसी की जो काम होते हैं वो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का वर्क होता है, ये भी ग्रुप बी लेवल की है। ये इसमें भी 18 से 32 ईयर्स जो है एज रखे गए हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकेंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ग्रुप बी लेवल की है, ये भी 18 से 30 ईयर्स हैं। उसके बाद है ऑडिटर, तो ऑडिटर ऑफिस अंडर कैग, ये भी ऑडिट के जो भी कैग हो महालेखा परीक्षक उसी में है, ग्रुप सी लेवल का है ये, और 18 से 27 ईयर्स इसके एज लिमिटेशन है। फिर ऑडिटर है अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट भी है, ग्रुप सी लेवल के, 18 से 27 रखे गए हैं। आगे हम देखते हैं ऑडिटर के रूप में ही अंडर CGDA, और ये ग्रुप सी लेवल का 18 से 27 ईयर्स के रखे हुए हैं। अकाउंटेंट में आपको इसमें कैग में ही अकाउंटेंट के रूप में है, ग्रुप सी लेवल का 18 से 27 ईयर्स। अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट और अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ग्रुप सी 18 से 27।
जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी विभाग में है। ग्रुप सी लेवल का 28-27 ईयर्स एज की एज लिमिटेशन है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ अदर देन CSGS क्रेडिट्स है। ग्रुप सी लेवल के लिए हैं, ये 28 से 27 ईयर्स के लिए हैं। अगला आपका है वो टैक्स असिस्टेंट के लिए है, ये CBDT के लिए है। ये डिपार्टमेंट में ग्रुप सी लेवल के लिए पोस्ट है, 18 से 27 ईयर्स के हैं। फिर आपका टैक्स असिस्टेंट ही है CBIC और ये ग्रुप सी लेवल के 18 से 27 ईयर्स हैं। और अगला है आपका सब इंस्पेक्टर है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में ही है, ग्रुप सी में 18 से 27 के लिए है। आगे हम देखते हैं, आगे इसकी डिटेल्स है नोट में भी दिया हुआ है, नोट 1, नोट 2, नोट 3 में। तो इसकी डिटेल्स भी जानेंगे कि द कमीशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट एंड वंस a post is allotted, no change of post will be made by the commission due to non-fulfillment of any post specific requirements of physical, medical, educational standards। तो आपको यहाँ पे जो भी पोस्ट आप भरेंगे तो वो मेरिट कम प्रेफरेंस के बेसिस पे बनाया गया है, रखा गया है। तो ये आपको इसमें कोई भी चेंजिंग आप बाद में नहीं कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करते समय ही आपको इसमें आपके अनुसार जो है आप खुद रखेंगे। दूसरी बात है कि इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल इफ ए कैंडिडेट हैज़ गिवन हायर प्रेफरेंस फॉर ए पोस्ट एंड इज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, इन दैट केस इफ ही हियर इन आफ्टर मे बी रीड he she fails for meet for medical physical education standards, his here in after may be read as his her candidature will be rejected and he will not be considered for the other preference। तो अदर प्रेफरेंस के लिए उनको कंसीडर भी नहीं किया जाएगा और उनका फॉर्म जो है कैंडिडेचर भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैंडिडेचर जी है आपका अभ्यर्थन जो है वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको बाद में यहाँ पर किसी तरह का कंसीडरेशन नहीं होगा। आगे हम देखते हैं नोट 2 में क्या दिया हुआ है। तो नोट 2 में इस प्रकार से दिया हुआ है कि while giving preference of post at the time of document verification or as when required by the commission, the candidate may note that there are few posts like inspector, central exercise examiner, preventive officer, inspector and sub-inspector in CBN, sub-inspector in CBI and NIA etc. while have a specific requirement of physical standards, physical test and medical standards, details giving and annexure, candidate must ensure that they fulfill all the requirements of post before giving their preference option for such post। तो आपको इस सारे पोस्ट के लिए जो है आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा और मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट विल बी काउंटेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट कंसर्न्ड आफ्टर फाइनल सेक्शन एंड नॉमिनाइजेशन ऑफ कैंडिडेट टू द यूजर डिपार्टमेंट। तो जितने भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनके अनुसार जो है आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा और पोस्ट अलॉट किया जाएगा। तो ये जो एनेक्चर जो है इस प्रकार से दिया हुआ है कि जो 17 एनेक्चर में ही दिया हुआ है, इसकी टोटल डिटेल्स हैं। और आपको फिर कैंडिडेचर सेलेक्टेड, नोट 3 में दिया हुआ है कैंडिडेचर selected for the post of assistant audit officer, assistant account officer will be allocated to various offices in the department separate across India based on number of vacancies required to be fulfilled through the requirement merit under तो इंडिया बेस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको भारत के विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे आपको पोस्ट अलॉट किया जाएगा। और साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसी रिक्वायर्ड, जहाँ पे जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से आपको भेजा जाएगा। मेरिट ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज प्रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट यूटी, यानी आपका जो स्टेट होगा और जो यूटी होगा वो फर्दर द सेलेक्टेड कैंडिडेट विथ बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और विथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन and will be preferably be allotted to commercial
stream based on administrative requirement and subject to अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पर है कि जितने वैकेंसीज अवेलेबल रहेंगे तो उस वैकेंसीज के अनुसार आपकी जो क्वालिफिकेशन होंगे, डिजरेबल क्वालिफिकेशन होंगे, मतलब आप जो जिस चीज़ के लिए, जिस पोस्ट के लिए योग्य होंगे, वहाँ पे आपको प्रीफर किया जाएगा, चाहे वो कमर्शियल स्ट्रीम का हो या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट का हो। बात मेरी समझ रहे होंगे कि आपका जो क्वालिफिकेशन जो होगा, क्वालिफिकेशन जो होगा, उस क्वालिफिकेशन के अनुसार आपकी जो डिजरेबल, मान के चलिए वाणिज्यिक विभाग में अगर आपको जाना हो या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट हो, प्रशासनिक विभाग में आपको जाना हो, तो वहाँ पर उस तरह के जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसी प्रकार से आपको वैकेंसी जो अवेलेबल होगा आपको भी पोस्ट अलॉट किया जाएगा। आगे हम देखते हैं क्या है। आगे डिटेल जो है आपको वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड ड्यू टू कोर्स और रिजर्व शेड्यूल ये सब दिया हुआ है। आपका जो है वो पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वीकर सेक्शन, ये सब सारी चीज़ दिए हुए हैं। आपको फिर नेशनलिटी वगैरह दिया हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी आइदर इंडिया, नेपाल, भूटान, इस तरह से दिया हुआ है। और आपको फिर आपको रिक्वायरमेंट ऑफ एज वेरियस पोस्ट ऑफ एज फॉलोइंग इस तरह से हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट 18 से 27 ईयर, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1995 दिया हुआ है कि 2/1/1995 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ हो, एंड नॉट लेटर देन 1/1/2004 और 1/1/2004 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ, तो इसके बीच आपका जन्म हुआ है तो आप मतलब एलिजिबल हैं। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज 20 to 30 ईयर्स, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1992, यानी दूसरे के लिए दिया हुआ है सीरियल नंबर 2 के लिए 1/1/2002 इसका लास्ट लेटर है, यानी 2/1/1992 और 1/1/2002 के बीच आपका जन्म हुआ हो। फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज, इसमें दिया हुआ कि पोस्ट ऑफ एज लिमिट इज 18 से 30 ईयर, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न 2/1/1992, लेटर 1/1/2004, यानी अर्लियर देन 2/1/1992 और लेटर देन 1/1/2004 के बीच होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट 18 से 32 ईयर्स है और ये कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1990 से लेटर देन 1/1/2004 के बीच होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। आगे बात किया जाए तो परमिशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट कैटेगरी कोड्स क्लेमिंग एज, तो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं आपका जो एज रिलैक्सेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं जो विभाग के डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो इस प्रकार से हैं कि SC ST जो है उसके लिए आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन परमिशन बियॉन्ड अपर एज लिमिट, तो SC ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWD के लिए जो है आपको पर्सन विथ डिसेबिलिटी जिसको बुलाता है उसको 10 ईयर्स के लिए, PWD OBC के लिए ये अनरिजर्व के लिए है, मतलब जो फॉरवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए है, और OBC के लिए आपको 13 साल का जो है वो रिलैक्सेशन मिलता है PWD के लिए, और PWD SC ST के लिए है आपको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है आपको इस प्रकार से है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है आपको 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, तो यहाँ पर 3 साल का आपको छूट मिलता है अगर मिलिट्री डिपार्टमेंट से आप सर्विस से हैं रेंडर्ड किए होंगे तो उसके लिए है। उसके बाद डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन ए disturbed area and released as a consequence thereof, तो इसके लिए जो है 3 ईयर्स का आपको छूट मिलती है। दूसरी बात है कि डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विथ एनी फॉरेन कंट्री इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज ए consequence thereof, तो इसमें SC ST के लिए जो है जो फॉरेन कंट्रीज में अपनी सेवा दे चुके होंगे तो उनके लिए 8 ईयर्स का जो है छूट मिलता है। देखते हैं आगे हम क्या है। आगे आपको ये एडिशनल परमिशन रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट ग्रुप C लेवल के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ए लॉन्ग क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, तो इनको अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज इस तरह से है रिलैक्सेशन। और जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं
तो इसमें 3 इयर्स अगर रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस किए होंगे क्लोजिंग डेट से, तो उसके लिए ऐसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज SC/ST हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 इयर्स, जो 3 साल जो है रेगुलर से कम नहीं किए होंगे, कंटिन्यूस सर्विस होगा, तो उनको क्लोजिंग डेट से रिसिप्ट एप्लीकेशन से 45 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेंगे। और साथ ही विडोज डाइवोर्स्ड वुमेन हो गए, विडोज हो गए और डाइवर्स्ड वुमेन होंगे, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, जो रीमैरिड नहीं हुए होंगे, तो उनके लिए 35 इयर्स की रिलैक्सेशंस होंगी। उसके बाद जो है विडोज डाइवोर्स्ड वुमेन, उसमें वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, SC/ST के लिए जो है, जो दोबारा शादी वगैरह नहीं की होंगी SC/ST के लिए, उनके लिए 40 इयर्स की रिलैक्सेशंस होंगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है डिटेल्स। आगे डिटेल्स ये है कि फॉर ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट जो है, रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर एंड ECOs SSCOs who have rendered last 5 years military service as closing date of receipt of application have been released। तो आपको जो है आपका रिसिप्ट होना चाहिए इसे क्लोजिंग डेट का, जो 5 इयर्स मिलिट्री सर्विस के होंगे, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद जो है completion of assignment including those whose assignment is due to be completed within 1 years from the closing date of receipt applications, otherwise than by way of dismissal of discharge, account of misconduct और inefficiency। और तो यहाँ पर मिसकंडक्ट के बारे में बताया गया है, उनको डिस्चार्ज किया हो तो उस स्थिति में कुछ कॉज हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इस प्रकार से हैं कि ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट मिलिट्री सर्विस ऑन, इसके बहुत सारे डिटेल्स दिए हैं, तो वो आप देख लेंगे नोटिफिकेशन में। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या और खबर है। चलिए और हम लोग डिटेल्स जानते हैं कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजिटेबल क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है आपको कि क्वालिफिकेशन आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स किए होंगे आपने, CS जिसको बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ यानी MBS, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो जिसको बोलते हैं हम लोग MBA। फाइनेंस सेक्शन से अगर किए होंगे तो उनके लिए है। उसके बाद मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स से किए होंगे तो उनके लिए ये पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए है। साथ ही आप इसमें जो है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्रोविजन डायरेक्ट रिक्रूट सेल हैव क्वालिफाई द सब ऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिव ब्रांचेज कन्फर्मेशन रेगुलर अपॉइंटमेंट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर अकाउंटेंट ऑफिसर। अब आगे देखते हैं हम लोग कि जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर के लिए जो है इनके लिए क्या डिजिटेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट से, विथ एटलीस्ट 60 मार्क्स परसेंटेज आपका होना चाहिए। आप साथ ही मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड लेवल के होने चाहिए। बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स, आप स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से आपने बैचलर डिग्री की होगी तो उसके लिए जो है ये डिग्री लेवल का है। फिर आगे आपको स्टैटिकल्स इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 के लिए जो है इस प्रकार से है, बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स, आपको स्टैटिक्स के सब्जेक्ट होने चाहिए बैचलर डिग्री में। और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक्स, आप स्टडीज में यानी सांख्यिकी में आप पढ़ाई की होंगे और 3 साल का और ऑल दी 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया होगा, उनके लिए है। नेक्स्ट आपका जो है असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल NCLT के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका जो है आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, सिंपली है। उसके बाद डिजिटेबल क्वालिफिकेशन आपको डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, आपने अगर लॉ से आपने कानूनी पढ़ाई की हो यूनिवर्सिटी से तो उसके लिए है, चूँकि ये कंपनी से संबंधित लॉ नियम से है। उसके बाद आपका रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, इसमें जो है आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से है।
अगला है डिजिबल क्वालिफिकेशन है मिनिमम 1 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट से है। डिग्री लॉ ऑफ ह्यूमन राइट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ऑल दी अदर पोस्ट में आपको इस प्रकार से दिया हुआ है कि ऑल दी अदर पोस्ट बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो यानी समकक्ष होना चाहिए, साथ ही आपका बैचलर डिग्री हो तो वो सब चलेगा। और ये सभी जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए हैं, और अबव जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। साथ में इसमें दी कैंडिडेट मस्ट पोसेस, यानी आपके पास जो कैंडिडेचर की जो क्वालिफिकेशन होगी वो क्लोजिंग डेट के रिसिप्ट, यानी क्लोजिंग डेट और रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/1/2022 तक जो है आपके ये रिसिप्ट हो गए। तो अब हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी कितने रखे गए हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपये रखे गए हैं, RS 100 ओनली। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC/ST शेड्यूल ट्राइब्स ST के लिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए PWD के लिए, एंड एक्स सर्विस मैन ESM के लिए एलिजिबल रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड, उनको छूट दी गई है। तो SC/ST के लिए और PWD के लिए जो है उनको पेमेंट में जो है फ़ी में छूट दी गई है। उसके बाद फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI से भी आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, और उसके बाद जो है आपको रुपए क्रेडिट कार्ड हो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। SBI ब्रांचेज में आप चालान भी जनरेट करा सकते हैं। सबके अलग अलग डेट दिए हुए हैं, तो आप उस डेट के फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड कैंडिडेट 25/1/2022 की तरह, हाउएवर कैंडिडेट हु विश टू मेक कैश पेमेंट थ्रू दी चालान SBI में मेक पेमेंट कैश एट द ब्रांचेज और SBI विद इन वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक अप। तो आप SBI के थ्रू भी चालान भर सकते हैं। इसकी भी डेट निर्धारित की गई 26/1/2022 टाइमिंग। और साथ में अब आपको जो है कुछ आपको एग्जामिनेशन सेंटर कोड भी दिया गया है, SSC रीजन एंड स्टेट UT अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द रीजन, एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिसर देयर वेबसाइट। इस तरह से दिया गया कि ये टोटल कोडिंग किए गए हैं, आप कोडिंग में गलती ना करेंगे। यही चीज़ आपको जानकारी थंबनेल में भी दिया गया है कि आप अगर ये गलतियां करेंगे तो आपका सेंटर भी गलत जगह पे चला जाएगा, आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं और तो वो ज़्यादा दूर नहीं भरेंगे। भागलपुर के लिए 3201, मुजफ्फरपुर के लिए 3205 और पटना के लिए 3206, पूर्णिया के लिए 3209, आगरा 3001, बरेली इस तरह से दिया हुआ है, कानपुर 3001, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी इस तरह से टोटल दिया हुआ है। सेंट्रल और बिहार उत्तर प्रदेश के लिए ये सारे सेंट्रल रीजन है, CR हैं। और रीजनल डायरेक्टर CR स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइन्स केंद्रीय सदन प्रयागराज, इस तरह से इसके आपको जो है ऑफिस हैं ये दिया गया है। ये ईस्टर्न रीजन के लिए अंडर निकोबार आइलैंड और झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के लिए ये एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। आप इसको देख सकते हैं डिटेल्स में। उसके बाद जो है आपको कर्नाटका केरला रीजन के लिए जो है ये सब सारे दिए हुए हैं, जैसे बेलागवी, बेंगलुरु, हुबली, कलबुर्गी, मंगलुरु हो गया आपको। उसके बाद मैसूर हो गया, शिवमोगा हो गया, उडुपी हो गया, एर्नाकुलम हो गया, कन्नौर हो गया, कोल्लम हो गया, कोट्टायम हो गया, कोझिकोड हो गया, त्रिशूर हो गया, इस तरह से तिरुवनंतपुरम हो गया, बहुत सारे हैं। फिर मध्य प्रदेश के लिए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर के लिए हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए हैं आपको। फिर उसके बाद मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए है, नॉर्थ ईस्ट के लिए हैं। और नॉर्थ रीजन के लिए आपको दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए ये सब सारे एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन के लिए भी है, ये सारे दिए हुए हैं। उसके बाद साउदर्न रीजन के लिए जो है इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये सब आप देख लेंगे। और फिर वेस्टर्न रीजन यानी दादर और नागर हवेली, दमन, दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के लिए सब दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इस प्रकार से है कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टायर एज ए इंक्लूडेड बिलो, या टायर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टायर 2 पेन एंड पेपर मोड में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको देना होगा। उसके बाद टायर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, यानी डाटा एंट्री स्किल टेस्ट आपको लिया जाएगा। आगे देखते हैं आपको
जो है इस प्रकार से देखिए, ये आपको क्या सिलेबस रहेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पहला जो है जनरल इंटेलिजेंस रहेंगे, इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे और ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे, ये जनरल इंटेलिजेंस होगी, यानी रीजनिंग वगैरह जो होता है वो सारे आपको पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको जो है ये करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ये 25 क्वेश्चंस होंगे, इसमें 50 मार्क्स के होंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पूछा जाएगा मैथमेटिक्स से, इसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के होंगे। फिर आपका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होगा, ये भी आपको 25 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। पेपर सेकेंड इस तरह से आपका ये हो गया। पेपर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ हो गए, इस तरह से आपका टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और ये 200 मार्क्स के होंगे। आपको 1 घंटा यानी 1 आवर एंड 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एस्क्राइब एज पर दी पारा 7 दिया हुआ है, तो 2 आवर्स फॉर ईच पेपर आपको लगेगा। आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। फिर पेपर 2 की बात किया जाए तो पेपर 2 में आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन होंगे, ये टोटल 200 मार्क्स के होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। पेपर 3 की बात किया जाए तो स्टैटिक्स होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और ये टोटल 200 मार्क्स के होंगे। उसके बाद पेपर 4 की बात किया जाए तो जनरल स्टडीज़ आपको फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से होंगे, ये आपको 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। तो इसके लिए जो आपको टाइमिंग जो दिया गया है वो 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स दिए गए हैं फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल एस्क्राइब एज पर जो दिया गया है। इसके डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। उसके बाद जो है आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, ये 0.25 होगा। टायर 1 में आपको नेगेटिव मार्किंग 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए होगा, ये दिया हुआ है। और टायर 2 के लिए 0.25 ईच रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। और पेपर 2 के लिए 0.50 मेकिंग फॉर रॉन्ग आंसर पेपर 1, पेपर 3 एंड पेपर 4 के लिए होंगे। उसके बाद जो टायर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कंपलसरी ऑल द पोस्ट होगा, ये सारी चीज़ दिए हुए हैं। अब आइए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन इस प्रकार से दिया हुआ है कि पेन एंड पेपर मोड में होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी के रूप में होगा। तो यानी आप दोनों पेपर दोनों मोड में दे सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी के रूप में भी। तो और राइटिंग ऑफ एसे, प्रेसिस, लेटर और एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस में। तो एसे, प्रेसिस, लेटर, एप्लीकेशन आप अच्छी से तरह से तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो पहला टायर 1 की तैयारी करें अच्छे से और साथ साथ इसकी भी तैयारी करें। तो मैक्सिमम मार्क्स आपका जो है 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 1 घंटा यानी 1 आवर्स एंड 20 मिनट्स दिए जाएंगे। जो कुछ अलग तरह के कैंडिडेट होंगे उसके लिए ऐसे जनरली 1 आवर आपको मिलेगा। आगे आपको जो है इन द टायर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, CPT जिसको बुलाता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। और इसके बाद डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा, यानी DST विल बी कंडक्टेड, इसको कंडक्ट किया जाएगा। इंडिकेटिव सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। सिलेबस टायर 1 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इस तरह से बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। इसको अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आपको सिंपली हम बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। आपको एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस विजुलाइजेशन, स्पेक्टिकल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन, कॉन्सेप्ट और अर्थमेटिक्स, रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक्स, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक, ये सब भी पूछे जाएंगे। नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक, रीजनिंग, etc. दी टॉपिक आर सेगमेंटिक एनालॉगी और सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी, सेगमेंट क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो हो गया सेमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन। उसके बाद स्पेस विजुलाइजेशन, वेन डायग्राम भी पूछा जाएगा, ड्राइंग इन्फ्रेंस हो गया और पंच्ड हॉल हो गया, पैटर्न फोल्डिंग हो गया, पैटर्न कैसे बनाएं, अनफोल्डिंग होगा, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग और कंप्लीटेशन। इंडेक्सेस भी आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है एड्रेस मैकिंग
मैचिंग हो गया, डेट एंड सिटी मैचिंग हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन पूछे जाएंगे। उसके बाद एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग भी पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये सारे चीज़ पूछे जाएंगे। बात किया जाता है कि जनरल अवेयर्स में आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन इन कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस इन्वायरमेंट अराउंड हिम। तो यार चारों तरफ के पूछे जाएंगे क्वेश्चन जनरल बेस में, आपकी जो सोसाइटी से जो जुड़े हुए क्वेश्चन है उससे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन विल बी आल्सो बी डिजाइन टेस्ट नॉलेज करंट इवेंट एंड सच मैटर एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन दियर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड। तो जो अभी घटनाक्रम है, जो हमारे आस पड़ोस में जो भी घटनाक्रम है देश विदेश और हमारे जो भी घटना है उसके साइंटिफिक कनेक्शन को, एस्पेक्ट को आपसे पूछा जाएगा। एंड एजुकेटेड पर्सन, द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूडेड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेगबर्ग कंट्री, स्पेशली पैटर्निंग हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, ये इन सारे क्षेत्रों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इतिहास हो गया, संस्कृति हो गया, भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स यानी आपको जो है अर्थव्यवस्था की जो सीन्स हैं, क्या उथल पुथल हो रही है शेयर मार्केट में, कंपनीज में, पॉलिसीज़ में, ये सारी चीज़, और साइंटिफिक रिसर्च में ये सारी चीज़ पूछे जाएंगे। आपका क्वांटिटिव अपलोड में क्या क्या पूछा जाएगा, इसको देखते हैं कि आपको जो है क्वांटिटिव में कंपल्सन ऑफ होल नंबर्स, decimal fraction, relationship between number, percentage ratio and proportion, square roots, average interest, profit and loss, discount percentage business, मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है, मिश्रण सम्मिश्रण होता है वो, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क, बेसिस एल्जेब्रिक इन आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा। उसके बाद एलिमेंट्री सर्ट्स, ग्राफ्स एंड लीनियर इक्वेटर्स, इक्वेशन हो गया। उसके बाद ट्रायंगल्स हो गए, इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, congruence stabilities of triangles, circle and its chords, tangents, angles, subtends, bichords and circles, common tangents, two or more circles, triangle, quadrilaterals, regular polygons, circle, right pedism, right circular cone, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर और हेमस्फीयर, ये सारी चीज़ पूछे जाएंगे। आगे हो गया रेक्टेंगुलर पैरेलल बी पाइप्ड, रेगुलर राइट पैरामिड विथ ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, डिग्री एंड रेडियंट मेजर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार डायग्राम और पाई चार्ट भी आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में आपको कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिस कॉम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटीज, इट्स वुड बी टेस्टेड, यानी कॉम्प्रीहेंशन आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज की कैसे समझ है, पकड़ है, ये सारी चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही द क्वेश्चन इन पार्ट ए बी एंड डी विल बी द लेवल ऑफ commensurate with the essential qualification, ग्रेजुएशन एंड क्वेश्चन पार्ट सी विल बी 10th स्टैंडर्ड लेवल के आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है इंडिकेटिव सिलेबस इस प्रकार से है। पेपर 1 क्वांटिटी एबिलिटीज़ में, तो क्वांटिटी एबिलिटीज़ में भी आपको टोटल जो है मैथमेटिक्स से ही पूछे जाएंगे, जो ऊपर कुछ दिया गया है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। पेपर 2 में भी आपको कम्प्रीहेंशन ही रहेंगे। इसमें विशेष रूप से आपको पूछा जाएगा जैसे कि ब्लैंक्स हो गया, सैनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, स्पेलिंग हो गया, डिटेक्टिव मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया, आइडम्स फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो गया, एक्टिव पेसिव वॉइस हो गया, और साथ में आपका कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग सेंटेंस, पार्ट सफलिंग सेंटेंस, पैसेज, क्लोज पैसेज भी पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट आपका जो है पेपर 3 में जो है एस्थेटिक्स से क्या क्या पूछे जाएंगे उसको देखते हैं। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एस्थेटिकल डाटा, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा पूछा जाएगा। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, टेबुलेशन ऑफ डाटा, ग्राफ्स एंड चार्ट्स पूछे जाएंगे। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ पूछे जाएंगे। फिर आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस मीडियन एंड मोड, पार्टीशन वैल्यू, क्वालिटीज, डिसलीज, परसेंटेज, ये सारी चीज़ पूछे जाएंगे। मेजर ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये भी हो गया। कॉमन मेजर डिप्रेशन, रेंज
क्वार्टिल और डेविएशन, मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मेजर ऑफ रिलेशन डिस्प्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद मोमेंट ऑफ सीक्वेंसेस एंड क्यूटीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट एंड देयर रिलेशनशिप मेकिंग सीक्वेंसेस ऑन क्यूटियोसिस, डिफरेंट मेजर्स ऑफ एस्क्यूनेस और कर्टोसिस, ये सारी चीज़ पूछे जाएंगे। करेक्शन को रिलेशन एंड रिग्रेशन में आपको स्कैटर डायग्राम, सिंपल कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, सिंपल रिग्रेशन लाइंस, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, मेजर एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल एंड पार्शियल करेक्शन हो गया, कोरिलेशन फॉर 3 वेरियस वेरिएबल ओनली, मतलब वेरिएबल टाइप के जो होंगे अलग अलग तरीके, उसमें आपको 3 टाइप से पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आपको पूछा जाएगा मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट बाइज थ्योरम, ये सारी चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल प्रोबेबली फंक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, हायर मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल पोर्शन, उसके बाद नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल, यानी 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल्स आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है सैम्पलिंग थ्योरी में आपको आ जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पल पैरामीटर्स, स्टैटिक्स, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आपसे पूछे जाएंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्लस्टर्स, सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, परपोजिटिव सैम्पलिंग, कन्वेनियंस सैम्पलिंग एंड क्वाटा सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ओनली, सैम्पल साइज डिसीजन, यहाँ सारे पूछे जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक्स इन्फेरेंस में आपका मैक्सिमम लाइक्हुड मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग, स्मॉल सैम्पल एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट बेस्ड ऑन जेड, ची स्क्वायर एंड एफ स्टैटिक कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में एनालिसिस 1 वे क्लासिफिकेशन होंगे और साथ में आपको 2 वे क्लासिफिकेशन डाटा पूछा जाएगा। टाइम सीरीज एनालिसिस में कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज डिटर्मिनेशन और ट्रेंड कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट मेथड, मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन ऑफ डिफरेंट मेथड, ये सारी चीज़ पूछी जाएंगी। इंडेक्स नंबर की बात किया जाए तो मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, डिफरेंट फार्मूला, बेस शिफ्टिंग एंड स्पेसिंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, ये सारी चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 80 मार्क्स का रहेगा। ये जनरल स्टडीज फाइनेंस अकाउंट्स की बात किया जाए, फाइनेंस अकाउंट्स में नेचर, स्कोप, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ पूछे जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में सिंगल एंड डबल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन, उसके बाद जनरल लीजर्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, आपको एरर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोसिएशन, अकाउंट बैलेंस शीट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन, accounting, valuation of inventories, non-profit organization, account receipt and payment, and income and expenditure account will be exchanged self balancing league, ये इस तरह से पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस में 120 मार्क्स का होगा। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस में आपको 120 मार्क्स का होगा। ये कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे जाएंगे। फाइनेंस कमीशन की बात किया जाए तो रूल एंड फंक्शन पूछे जाएंगे। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पूछा जाएगा डिफिनेशन, स्कोप, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, ये सारी चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में आपको मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी
of demand, price, income, and cross elasticity, theory of consumers behavior, marginalized approach, and indifference curve approach, meaning and determinants of supply, law of supply and elasticity of supply, ये सारी चीज़ पूछी जाएंगे. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में मीनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, फॉर्म्स मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिन्स डिफरेंट मार्केटिंग में आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इंटरेस्ट मार्कशीट पूछे जाएंगे. आपको इंडियन इकोनॉमी में नेशनल नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, रोल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, देयर प्रॉब्लम्स एंड ग्रोथ, उसके बारे में डिटेल्स पूछे जाएंगे. और नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, इट्स साइज, रेट, ग्रोथ एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ में पूछे जाएंगे. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी टाइप्स, कॉज एंड इंसिडेंस में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ पूछे जाएंगे. इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया में, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स सिंस 1991, लाइब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो गया, उसके ग्लोबलाइजेशन हो गया, उसके बाद जो है डिसइन्वेस्टमेंट हो गया आपका. फिर मनी एंड बैंकिंग में आपको मॉनेटरी सिस्टम हो गया, फिजिकल पॉलिसी रोल एंड फंक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, पेमेंट बैंक्स, ये सारी चीज़ पूछे जाएंगे. उसके बाद बजट यानी बजट से संबंधित आपको, एंड फिजिकल डेफिसिट जो होता है, वित्तीय जो होता है घाटे, ये सारी चीज़, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस शीट के बारे में जानकारी ली जाएगी. और उसके बाद फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के बारे में भी पूछा जाएगा. रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस में आपको क्वेश्चन इन पेपर 1 विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल का होंगे, और पेपर 2 में 10+2 लेवल के, और पेपर 3 में, पेपर 4 में ग्रेजुएशन लेवल के आपसे पूछे जाएंगे. स्किल टेस्ट में आपको डाटा एंट्री स्पीड यानी डेस्ट पूछा जाएगा. फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री स्पीड आपसे मतलब कि टेस्ट लिया जाएगा. इसमें आपको टैक्स असिस्टेंट यूडीसी और एसएससी इन सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स में, और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट में आपको 8000 यानी की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर होना चाहिए, यानी 8000 वर्ड आपको की डिप्रेशन होना चाहिए, अल्फ़ाबेट पर घंटे होना चाहिए. तो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर द पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशन होनी चाहिए. ये सारी चीज़ हैं. अब आगे देखिए, जो है आपको इसमें जो है एडमिशन सर्टिफिकेट है, प्रूफ आईडी के रूप में डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्रिंटेड एडमिशन सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी, ये सारे हैं चीज़ होनी चाहिए. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कुछ रूल्स दिए गए हैं. मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मोड ऑफ सिलेक्शन में टायर 1 में ईच पेपर, टायर 2, टायर 3 में एग्जामिनेशन आर फॉलोज. यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर्स के लिए 20% है, जो बेस्ट ऑन द मार्क्स स्कोर इन टायर 1 में. कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी के लिए, और टायर 2 के लिए पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स फॉर पेपर 1, पेपर 2, टायर 3 के लिए ऑल पोस्ट के लिए आपको होगा. तो यही सारे जानकारी थी सीजीएल के लिए. जो इसके बाद जो आपको फॉर्म कैसे भरा जाए, अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर कहेंगे, कमेंट करेंगे तो फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए, ये सारी जानकारी भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके हम आपको बता सकते हैं. तो आप कमेंट करें. अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब था शेयर भी करें. जिस हम एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी डिटेल्स आपको बता दिए, सिलेबस भी बता दिया है मैंने, इसकी डेट, अंतिम डेट और स्टार्टिंग डेट सब बता दिया, चालान भी कैसे भरा जाएगा, सारी जानकारी आपको मैंने दे दिया है. इसके नोटिफिकेशन में फुल डिटेल्स दिए गए हैं, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं. तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ही खास वैकेंसी और शिक्षक संबंधी न्यूज़ लेकर के, टीचर संबंधी न्यूज़ लेकर के. तो तब तक के लिए धन्यवाद. सारी जानकारियाँ इस नोटिफिकेशन में दी गई है.
थैंक यू सो मच। कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें